बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एजीएन न्यूज़ के साथ हमारा पहला भी बड़ा अच्छा ताल्लुक़ रहा है। अब दोबारा से हम एजीएन न्यूज़ के थ्रू जो है अपने व्यूवर्स के लिए कुछ नया लेकर आए हैं। वो है जी मॉर्निंग शो सुबह की महफ़िल। सुबह की महफ़िल और मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर मुज़म्मिल एहसान। तो हम जो ये शो लेकर आए हैं वो इसलिए लेकर आए हैं सुबह की महफ़िल कि सुबह के वक्त जो है हम एक ताज़गी, एक पैगाम, एक जज्बात और एक नया दिन आपके लिए लेकर आने हैं। ये दिन ना सिर्फ आपकी ज़िंदगी बदलेगा बल्कि ये दिन जो है आपको एक नई उमंग देगा। शोज़ तो आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे देखे होंगे जिसमें गेस्ट को क्रिटिसाइज़ किया जाता है, इमोशनली तौर पे उनको टारगेट किया जाता है और भी बहुत सारे सवालात होते हैं। बट हमारा गेस्ट हमारी रिस्पेक्ट है। हमारा जो गेस्ट है जो यहाँ पे मौजूद होंगे वो ना सिर्फ रिस्पेक्ट हम उनको देंगे बल्कि उनकी ज़िंदगी की स्ट्रगल भी हम पूछेंगे, इसके साथ साथ उनके जज्बात भी पूछेंगे। रोज़ आपको एक नई बात मिलेगी। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह आप लोगों ने हमारा इस शो देखा था उसको आपने बहुत पसंद किया था, इसी तरह आप हमारे इस मॉर्निंग शो को भी वहाँ तक लेके जाएंगे कि इसको बेहद पसंद करेंगे। तो मैं उन माँ, उन बहनों और उन भाइयों को पैगाम देने आई हूँ जो हमारे माशरे में हो रहा है। जैसा कि आप देखते हो कि बहुत सारा हमारे माशरे में इस टाइम ये हो रहा है कि हम उसको गलत तो बोल रहे हैं बट हम उसको देख भी रहे हैं। हम एक नई चीज़ लाना चाहते हैं इस मुल्क में, हम एक नए स्किल्स देना चाहते हैं, एक नए जज्बात देना चाहते हैं। मुझे उम्मीद है कि हर सुबह आपकी सुबह मेरे साथ होगी और इंशाल्लाह ऐसी होगी कि आप कुछ ना कुछ नया सीखेंगे, कोई ना कोई नई बात होगी, नया अंदाज होगा। तो जो मेरी बहनें स्क्रीन पे मुझे देख रही हैं एजीएन न्यूज़ की तरफ से, बेहद शुक्रगुजार तो मैं इनका भी हूँ कि इन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आप लोगों के घरों में आ सकूँ, स्क्रीन के ज़रिए मैं आप लोगों के दिलों में आ सकूँ, आप लोगों तक अपनी बात पहुँचा सकूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं डॉक्टर मुज़म्मिल एहसान, डर्माटोलॉजिस्ट, एस्थेटिशियन एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ। यहाँ आने का सफ़र जो है वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अभी जो है मैं आपको ये बताऊंगी कि यहाँ आने का जो मेरा मकसद है वो आप लोगों को एक नई उम्मीद देना, एक नई चीज़ें देना है ताकि आप लोग इनसे सीखें, इनको समझें। हमारे वो गेस्ट जो हमारे पास आते हैं उन्होंने ज़िंदगी में किस तरह स्ट्रगल की, किस तरह उनके जो थे, जिस तरह सोर्सेज नहीं होते कई लोगों के पास। कई लोग हमारे यहाँ पे ऐसे हैं जो सोचते हैं, हम आपको आपकी आवाज़ से मिलवाने आए हैं अपने गेस्ट के ज़रिए। कैसे इन्होंने सोचा, कैसे इन्होंने उम्मीद रखी, कैसे अल्लाह पे भरोसा किया, कैसे इन्होंने स्टार्ट किया। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बहुत पसंद आएगा और आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे हमेशा। और इसके साथ ही मैं अपने शो को स्टार्ट करती हूँ। अपना इंट्रो मैंने करवा दिया है। अब मैं आपको बताऊंगी कि हमारे जो मौजूद मेहमान हैं जो आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमारी एक डॉक्टर हैं जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं, ना सिर्फ ये चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट भी हैं। तो इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। अल्हम्दुलिल्लाह। सब बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमें यहाँ पर आने का मौका दिया। आपका शुक्रिया कि आपने हमारे शो में आई। हमारा फर्स्ट डे है और इन्होंने हमें जो है ज्वाइन किया है। तो सबसे पहले तो हम पे उम्मीद रख के हमारे पास आने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं आपसे सवाल कुछ करूँगी, कोई प्लान नहीं है बट जो मेरे थे वो मैं सवाल आपसे करना चाहती हूँ। तो सबसे पहला जो सवाल है वो ये है कि आप मुझे ये बताएं कि आपने यही प्रोफेशन क्यों चूज़ किया? अच्छा, ये इसकी थोड़ी सी जर्नी मेरी ना थोड़ी सी डिफरेंट है। लाइक ये नहीं है कि मैंने लोगों को नोट किया हो। मैं ना सबसे पहले ख़ुद को ऑब्ज़र्व करती थी, अपने बिहेवियर्स, अपनी चीज़ें, कि मैं ऐसी क्यों या मेरा ये पैटर्न क्यों आता है। तो ये वो मेन चीज़ थी जिसने ना मुझे नफ्सियात या साइकोलॉजी की तरफ राग़ब किया। फिर ये स्टार्ट हुआ, जैसे आपको पता है कि आपको एक एजुकेशन लेनी है, आपको डिग्री लेनी है, उसके बाद इंटर्नशिप स्टार्ट होती हैं, आपकी प्रैक्टिस स्टार्ट होती है। प्रैक्टिस स्टार्ट हुई 2015 से और फिर उसके बाद फिर नॉन स्टॉप ये प्रैक्टिस चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, आपने यही प्रोफेशन क्यों यूज़ किया? यही इसकी मेन वजह यही है कि उसके पीछे मैं खुद हूँ, कि मैंने ख़ुद को अंडरस्टैंड करने के लिए कि हम ऐसे क्यों करते हैं या हमारे ऐसे बिहेवियर्स क्यों होते हैं या इस तरह के पैटर्न्स क्यों होते हैं या मेरे साथ ये ऐसे क्यों होता है। ज़्यादातर ख़ुद की ऑब्जर्वेशंस थी कि मेरे पैटर्न्स क्यों हैं ऐसे, ठीक है। तो ये वो मेन वजह थी जिसकी वजह से मैंने नफ्सियात को चूज़ किया कि मुझे ये करनी चाहिए। कुछ वो होती है, क्यूरोसिटी होती है कि ख़ुद को जानने की, कि ये सिर्फ ऑर्गन नहीं है, थॉट भी हैं। तो यहाँ से ये क्यूरोसिटी स्टार्ट हुई और फिर मैंने नफ्सियात को समझें कि एक सब्जेक्ट के तौर पे लेना स्टार्ट किया। अच्छा, मैंने सुना है कि आप जो हैं बच्चों की भी नफ्सियात को समझ रही हैं, उस पर काम कर रही हैं। तो मुझे बताएं कौन कौन सी ऐसी चीज़ है, क्योंकि आजकल मैं देख रही हूँ कि बच्चों में जो एक चीज़ बहुत ज़्यादा है ना
वो ये है कि एडिशन फोन की, बहुत ज्यादा वो फोन यूज करते हैं। तो मैं पूछना चाहूंगी कि इस आदत को बहुत ज्यादा हमारी जो माएँ हैं, बहनें हैं, वो परेशान है इस बात से। तो आप क्या समझती हैं कि ये क्यों हुआ और इसको कैसे खत्म किया जाए, और क्या ये खत्म हो सकता है, नहीं हो सकता? अच्छा, सबसे पहले इसमें ना मैं हमेशा एक बात लाजमी कहती होती हूँ कि पेरेंट्स मेरे पास आते हैं और वो यही क्वेश्चन करते हैं कि हम बच्चे का फ़ोन कैसे कम करें या छुड़वाएं कैसे, या इसको दूर कैसे रखें। तो और मैं हमेशा उनसे ये कहती हूँ कि अब ये मेरे से क्वेश्चन ना करें कि कैसे दूर रखना है, अब मेरे से ये क्वेश्चन करें कि इनको कैसे रहना सिखाना है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है और ये अब साथ ही चलेगी। ठीक है, तो ये वो मेन चीज़ होती है जो मैं उनसे सबसे पहले कहती हूँ कि ये तो मेरे से भूल जाएं कि मैं आपको कोई ऐसी मैजिक स्टिक दूंगी और आपका बच्चा मोबाइल लेना बंद कर देगा। और दूसरी वजह, कुछ पेरेंट्स खुद भी होते हैं जो कि बच्चे को फिल वक्त उस कंडीशन में मोबाइल दे देते हैं। काम कर रही हैं, अपनी मदर्स काम कर रही होती हैं किचन में, तो वो मोबाइल पकड़ा देंगी। मेजॉरिटी मैंने देखा ये फोन ले लो, जाओ खाना खाओ। सबसे इम्पोर्टेंट यही चीज़ कि खाना खाते हुए, इवन तो कल हम फैमिली के साथ डिनर करने गए हैं तो वहाँ पर हमारे बैक साइड पे एक फैमिली बैठी हुई थी, उसकी मदर ने मोबाइल लगाया हुआ था, कार्टून देख रहा था और बच्चा साथ खाना खा रहा था। तो ये वो मेन चीज़ें हैं जो कि हम कर रहे हैं, हालांकि ये बहुत गलत चीज़ है कि आप खाना खाते हुए, ख़ास तौर पे इवन दो हम बड़ों को मना करते हैं कि आप खाना खाते हुए टीवी बंद कर दें, अपना पूरा फोकस करें खाना खाते हुए, क्योंकि ये खाना जो है पूरी साइंस है। ठीक है, तो आप जब खाना खा रहे होते हैं, आपका पूरा बॉडी जो होती है वो उस पर फोकस कर रही होती है, और जहाँ पर बच्चे का फोकस ही नहीं होगा, उसको पता ही नहीं होगा वो नवाला कौन सा खा रहा है, वो कैसे उसको चबा रहा है, तो वहाँ पर उसके अंदर ज़्यादातर जो बच्चों के अंदर जो स्क्रीन टाइम के साथ आती हैं, मेरे साथ फैमिलीज जो मेरे पास आती हैं, वो ज़्यादातर ऑटिज़म जो एक टर्मिनोलॉजी हमने सीख ली है, हालांकि बच्चा ऑटिस्टिक नहीं होता, स्क्रीन ऑटिस्टिक होता है। इसको कहते हैं कि स्क्रीन की वजह से उसके अंदर ऑटिज्म के फीचर्स आना स्टार्ट हो गए, लेकिन वो एक पूरा ऑटिज्म नहीं होता। उसके साथ बच्चा हाइपर एक्टिव होगा, थ्रोइंग करेगा। अब इसके पीछे पूरी एक साइंस है जिसमें हमारा एक केमिकल होता है डोपामीन। जब हम स्क्रीन यूज़ कर रहे होते हैं तब ये डोपामीन का जो लेवल होता है वो हाई पे चला जाता है। ठीक है, जैसे ही बच्चे से स्क्रीन लेते हैं एकदम से वो ड्रॉप हो जाता है और ज़ीरो पे आ जाता है, जिसकी वजह से बच्चा जो होता है वो एकदम से इरिटेशन दिखाना, गुस्सा दिखाना। अब ये डोपामीन उसका सारा दिन में स्क्रीन यूज़ करने से कभी हाई है कभी लो है, वो इरिटेशन स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम कहते हैं डोपामीन विड्रॉल। ठीक है, अब ये जो विड्रॉल होगा वो उसकी बॉडी में आना स्टार्ट हो जाता है और बच्चे के अंदर हाइपर एक्टिविटी, थ्रोइंग करना, चीज़ों को चीखना, चलाना, ये चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। और पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं कि शायद हमारा बच्चा बदतमीज़ हो रहा है। वो बदतमीज़ नहीं हो रहा होता, वो असल में स्क्रीन टाइम की वजह से अब उसके ब्रेन को खुद भी पता नहीं चल रहा। हमारे साथ इवन दो एडल्ट्स के साथ यही कंडीशन होती है, जब हम ज़्यादा स्क्रीन यूज़ करते हैं तो हम लेथार्जिक फील करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन एडल्ट जो होते हैं वो बता सकते हैं, फील कर सकते हैं कि क्या ऐसी पैटर्न कंडीशन हुई। बच्चों को नहीं पता, वो नहीं जानता। सो वो अपने डिफरेंट बिहेवियर्स के थ्रू, बदतमीज़ी के थ्रू बताएगा आपको, अपनी इरिटेशन के थ्रू बताएगा, अपने इमोशंस के थ्रू। टेंट्रम्स होते हैं, खाना खाते हुए टेंट्रम्स होते हैं, ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो मेनली आजकल स्क्रीन की वजह से है। और स्क्रीन की वजह से जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो देखने में आ रही है वो ये है स्पीच बच्चा डिले हो रहा है। ज़्यादातर मदर्स आजकल 2-2.5 साल 3 साल तक बच्चा नहीं बोल रहा, क्योंकि वो स्क्रीन देख रहा है, उसके साथ वैसे कोई बात करने वाला मौजूद नहीं है। ठीक है, अब मदर्स होती हैं वो स्क्रीन दे देती हैं, बच्चा कार्टून देख रहा है, कार्टून आपस में, या बच्चे कार्टून वाली लैंग्वेज ज़्यादा इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से बच्चा मल्टी लैंग्वेज डिसऑर्डर का शिकार हो जाता है। यानी कि वो डिफरेंट तरह के वर्ड्स को बोलना शुरू कर देता है, हालांकि वो वर्ड्स जो होते हैं वो उसके बोलने वाले नहीं होते। अच्छा, मैं भी अक्सर देखती हूँ बाहर रोड पे लोग जा रहे होते हैं, जैसे बड़े कार्टून्स जो हमारे यहाँ पे बन रहे हैं, मैं देख रही हूँ उसकी जो स्पीच और लैंग्वेज और तरीकाकार है वो अच्छा नहीं है। अबे ओए, ये वर्डिंग जो है ना, मैंने बड़ी सुनी है बच्चों को, बिल्कुल। और अच्छा बच्चे उसको पिक करते हैं। और मुझे यहाँ पे डॉक्टर साहिबा ऐसा लगता है कि जब आप को खुद एक चीज की एडिशन बच्चे आपसे सीखते हैं, तो जब आप इस तरह की एडिशन आपके अंदर होती है तो बच्चों में ऑटोमेटिकली आना स्टार्ट हो जाता है। आप अक्सर देखें, मैंने देखा है मदर्स जो होती हैं अगर अपने बच्चे को किसी के सामने कह रही हैं कि फोन यूज ना करो, तो बच्चा कहता है मम्मा आप भी तो कर रही हैं या बाबा आप भी तो कर रहे हैं। तो सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि बड़ों को इस चीज से जरा थोड़ा सा करना चाहिए। अब यही तो चीज होती है, टाइम देना बच्चों को बहुत जरूरी है। आप ठीक है, हमारी लाइफ कुछ ऐसी हो गई है, पेरेंट्स भी वर्किंग हैं आजकल, मदर भी वर्क कर रही हैं, फादर भी वर्क कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर हमें चीज़ों को देखिए मैनेज करना आना चाहिए ना, कि आप ये देखें कि जो बच्चा है उसको हमने टाइम भी देना है, 1 घंटा 1.5 घंटा भी अगर पेरेंट्स रखते हैं, यानी कि इमोशनली अवेलेबल रहते हैं, इनको कहते हैं
करते हैं ऐसे पेरेंट जो इमोशनली अवेलेबल हों, बजाय कि वो पेरेंट्स हों। एक होता है कि पेरेंट करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे नहीं करना, वो समझ रहे होते हैं कि ये पेरेंटिंग है। पेरेंटिंग होती है कि आप बच्चे के लिए कितना अवेलेबल हैं, ठीक है। लेकिन 1-1.5 घंटा ऐसा लाजमी रखें जहाँ पर नो फ़ोन, ऐसा जोन लाजमी रखें कि ये वाला ड्राइंग रूम का एरिया, यहाँ पे कोई मोबाइल लेकर नहीं आएगा, ठीक है। छोटे छोटे यानी कि समझें कि बाउंड्रीज हैं जो डिजिटल हमें बच्चों को बतानी चाहिए, सिखानी चाहिए, ताकि वो खुद इसका यूज़ जो है वो तरीके से कर सकें। डॉक्टर साहब, मैंने तो अपने घर में भी एक ना रूल रखा हुआ है कि खाने के टाइम पे कोई फ़ोन यूज़ नहीं करेगा। एग्जैक्टली। वो चाहे बच्चा है चाहे बड़ा है। मुझे लगता है आपको रूल्स बनाने पड़ते हैं और उस पे आपको खड़ा होना पड़ता है। जब आप ऐसे करते हो तो आपके बच्चे देखते हैं। जब आप ऐसा खुद नहीं करते ना तो बच्चे ऐसा नहीं। अच्छा, एक सवाल यहाँ पे और पूछना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि एक घर में रहने वाली माँ ज्यादा अच्छी परवरिश करती है या एक जो जॉब कर रही है किसी जगह पे वो ज्यादा अच्छी परवरिश करती है? देखिए, अगर हम अवेलेबिलिटी के लिहाज से देखें, अब यहाँ पर हमारे जहाँ पर कल्चर में अवेलेबिलिटी यही है कि बच्चे के काम करने के लिए कोई मौजूद हो, उसको खाना बनाने के लिए मौजूद हो, उसको ये चीज़ें करने के लिए हो। तो वहाँ पर देखा जाए तो जो एक नॉन वर्किंग वूमेन है वो मौजूद है, ठीक है। लेकिन ये चीज़ जो है, अब इसका एक स्टिग्मा है ये जस्ट कि ये ऐसे है। हम खासकर जो हम जनरेशन गुजरे हैं, हमने अपनी मदर्स को किचन में देखा है और वो हमारे काम करते हुए देखा है, हमारा छोटा छोटा काम, हत्ता कि उन्हीं को पता होता था कि सॉक्स किधर पड़ी हैं, हमें भी नहीं पता होता था। लेकिन ये वाली जो चीज़ें हैं, ये बच्चे को पल्लू से बांधने वाली चीज़ें, क्योंकि मैं इवन दो आपको बता सकती हूँ कि जब हम अडल्ट हुए हैं, जब एकदम से लाइफ की जिम्मेदारियाँ पड़ी हैं, तो हम रेडी नहीं थे इन चीज़ों के लिए, क्योंकि हमें आदत ही नहीं थी, ठीक है। हमें हर बात पे अम्मी पुकारने की आदत थी, ठीक है। अब बच्चों, ये चीज़ हमें अंडरस्टैंड करनी चाहिए अब कि हम अपने बच्चों को डेली चोर्सेस की तरफ भी लेकर आएँ, यानी कि उनको एज अ रिस्पॉन्सिबल किड बनाएं, बजाय कि इस तरह से कि वो 18-19 साल तक, 20 साल तक मदर का पल्लू लेकर बैठे रहें और फिर एकदम से जब लाइफ आपको चैलेंज करना स्टार्ट कर दे तो आपके पास कोई कोपिंग मैकेनिज्म ना हो। तो इसके लिए ज़रूरी है कि बच्चे के अंदर इवन दो कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए हम पेरेंट्स को इस तरह की एक्टिविटीज़ बताते हैं, जिसमें हम उनको कहते हैं कि बच्चे का जो बिस्तर हो, जो चीज़ें हों, वो खुद रिस्पॉन्सिबल हो, वो अपनी बास्केट में अपनी चीज़ें रख कर आए, अपना बिस्तर जो है वो तय लगाए। इससे क्या होता है, एक बच्चे को रिस्पॉन्सिबिलिटी का आगाज़ होता है। नहीं, हमारे मास्टर में अक्सर ऐसा भी होता है ना, जो नई नई जॉब करने निकलती हैं खवातीन, वो अपनी नैनीज, मेड वगैरह के सर पे बड़ा डिपेंड कर रही होती है। आपको क्या लगता है कि आपको लगता है कि एज अ साइकोलॉजिस्ट के बच्चों को मेड या इनके हवाले करके आप समझ सकती हैं कि क्या ये ठीक है कि हमें बच्चे जो है मेड के हवाले करने चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमने उस मेड की भी तो तरबियत करनी है। जो हम अपने बच्चे के साथ ट्रीटमेंट देंगे, मेड भी हमारे पीछे वही ट्रीटमेंट देगी, ठीक है। अब मेन चीज़ है कि मदर या फादर उसके लिए कितने आवर्स जो है ना वो अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। आप जितने आवर्स बच्चे के लिए अवेलेबल रहेंगे और जैसे उसको ट्रीट करेंगे, यानी कि उसको रिस्पॉन्सिबल बनाएंगे और उसको कंडीशन इस तरह से बताएंगे, तो जो मेड होगी वो खुद ब खुद फिर वैसे ही बच्चे को डील करेगी। अगर मदर ही तवज्जो नहीं दे रही, अब अगर वो भी मोबाइल पकड़ा के कोई काम करना स्टार्ट हो गई है, तो कल को मेड भी वैसे ही करेगी, मेड कराएगी, ठीक है। तो हमें सबसे पहले ये देखना है, जो हमारी मदर्स हैं, मैं कोई तनकीद नहीं कर रही, लेकिन वो वही कर रही हैं जो उनको मिला है, ठीक है। तो ये हमारे ब्लाइंड एरियाज हैं जिस पर हमें वर्क करना चाहिए कि आज जो मेरा कोपिंग मैकेनिज्म होगा वो कल को मेरे बच्चे का भी होगा, ठीक है। आज अगर मेरा कोपिंग मैकेनिज्म ये है कि मैं स्ट्रेस में चीखना चलाना स्टार्ट कर देती हूँ और चीज़ों को थ्रो करना स्टार्ट कर देती हूँ, तो जब कल मेरे बच्चे को ये चीज़ आएगी कि उसके ऊपर कोई टेंशन आएगी, कोई स्ट्रेस आएगा, तो वो सेम वही कॉपी करेगा, क्योंकि हमने उसको सिखाया ही नहीं है। यही हमने सिखाया कि यही कोपिंग मैकेनिज्म है। तो हमें ये देखना है कि हम क्या कर रहे हैं। इसके लिए तो इवन दो जितना हो सकता है हम यही वाला सोशल मीडिया जो आज हम अपने बच्चों को टिकटॉक के लिए यूज़ करते हैं, इसी में अगर हम अवेयरनेस स्टार्ट करवा दें, बच्चों को बताना स्टार्ट करवाएं कि ख़ुद की हिफाजत कैसे करनी है। क्योंकि नॉर्मली लोग ये सोचते हैं कि जो बच्चा है वो 1 से 5 साल का, या बच्चे के पैदा होते ही जो 5 साल की एज तक होता है तो वो बच्चा है, नहीं, उसका 90 to 95% ब्रेन डेवलप हो चुका है, ठीक है। तो 5 इयर्स फर्स्ट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, उन 5 इयर्स को मिस नहीं करना चाहिए, उन 5 इयर्स को बच्चा बच्चा कह के नहीं करना चाहिए उसको। आप हाँ, उसके लिए ये है कि वो भी डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहा, लेकिन बाकी उसकी जो सेंसेस हैं वो बन चुकी हैं और वो रिसीव कर रही हैं इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये 5 इयर्स बड़े इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप बच्चे के साथ उसकी एजुकेशन से रिलेटेड, उसकी स्पीच से रिलेटेड, उसके मैनर से रिलेटेड वर्क कर सकते हैं। डॉक्टर साहिबा, एक और यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगी कि क्या आपको बच्चों के साथ उनकी साइकोलॉजी को समझते हुए
क्या उनके माइंड लेवल पे जाके उनको समझना चाहिए, ट्रीट करना चाहिए? क्या आपको लगता है ऐसे? वरना मदर्स ऐसे होता है ना, बच्चा अगर किसी चीज की जिद कर रहा है या फरमाइश कर रहा है या किसी बात बुरी नहीं लगी तो माँ यहाँ पे चिल्लाना स्टार्ट कर देती है, चले जो यहाँ से, ऐसे मत करो, मुझे बुरा लग रहा है, लाइट्स बंद करो। आपको क्या लगता है कि हमें बच्चों की साइकोलॉजी को समझते हुए उनके लेवल पे जाके बात करनी चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो अपने फिक्र को, अपनी फियर को या अपनी एंग्जाइटी को वो नहीं बता सकते, ठीक है, क्योंकि उनके पास अल्फाज नहीं होते। जो पेरेंट्स मेरे पास आते हैं, जब वो ये बात करते हैं, जब मैं उनको बताती हूँ कि बच्चे को ये इशू है, तो वो मेरे से पहला क्वेश्चन ये करते हैं कि ये कैसे, मतलब हमें कैसे पता चलेगा। तो अभी रिसेंट एक मेरे पास केस आया हुआ था, तो वो बच्ची जो थी 6 साल की थी, लेकिन वो पैंटी में पूप कर रही थी, ठीक है। तो उसको जो प्रॉब्लम आ रही थी वो पीछे कॉन्स्टिपेशन की आ रही थी, लेकिन पेरेंट्स नहीं समझे और वो किसी डॉक्टर ने रेफ़र कर दिया। जब मैंने सारी हिस्ट्री ली तो पता चला बच्चे को बेसिकली प्रॉब्लम थी कॉन्स्टिपेशन की, और कॉन्स्टिपेशन में बच्चा ऐसा करता होता है कि जब उसको तकलीफ होती है, जाहिर बात है कॉन्स्टिपेशन में, तो वो छुप के कहीं बैठ के ना अपनी पूप करता है, क्योंकि उसको तकलीफ हो रही होती है और वो तकलीफ नहीं देना चाह रहा, ठीक है। अब वो उसको बैड बिहेवियर के तौर पे लेना स्टार्ट कर देते हैं पेरेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखें, ये रवैया था, सिर्फ बच्ची नहीं बता पा रही थी कि उसको कॉन्स्टिपेशन है। जब मैंने मदर से ली सारी इन्फॉर्मेशन, तब मुझे पता चला कि बच्ची को कॉन्स्टिपेशन है, जिसकी वजह से वो ये कर रही है। लेकिन वो उसको बैड बिहेवियर के तौर पे ले रहे थे और उसको डांटते थे, उसको सजा भी दे रहे थे कि नहीं तुमने जाना। उसकी मदर और वो आगे मजीद मुझे लगता है और डर का हाँ, वो शिकार हो रहा एंग्जाइटी, था एग्जैक्टली, कि भाई मैं करूंगा तो ऐसे मेरे साथ होगा। एग्जैक्टली, जबकि बच्चे को बिठा के पूछा नहीं गया कि आप हमें ये बताएं कि ये प्रॉब्लम है क्या, आपको कहाँ पे पेन हो रही है। एग्जैक्टली, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मदर जो होती है ना, एक ऐसा रोल उसका होता है कि वो बच्चे की आहट को ना पहचान लेती है। लेकिन मुझे यहाँ लगता है कि यहाँ पे इतना फोन यूज होता है कि हमारे फोन में इतना गुम होती है कि उनको बच्चों की आहट का महसूस नहीं होती। पहले वो कहते थे ना कि बच्चा गुजरता भी था तो माँ पहचान लेती थी कि मेरा बच्चा गुजर है, सोया होता था। आजकल अगर बच्चे बिस्तर कहते हैं गीला होता था तो माँ वहां लेट जाती थी बच्चे को। आजकल बच्चों को पनिश ये दी जाती है तुम यहाँ पे ही सोओगे ताकि तुम्हें पता चले नेक्स्ट टाइम तुम ना करो। तो मुझे लगता है वो सीखते नहीं है। बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि जो प्रॉब्लम आती है ना बच्चों के साथ बिहेवियर्स की, खासकर जहाँ बच्चे मैनिपुलेट कर रहे होते हैं पेरेंट्स को, और प्रॉब्लम ही उधर आ रही होती है जहाँ पर हम रूल्स को ठीक से फॉलो ही नहीं करवा रहे। यानी कि आज हमने उसको कह दिया कि आपने रात 9 बजे सोना है, लेकिन 2 दिन ही बाद आपको ऐसा लग रहा है कि आपको मूवी देखनी चाहिए, तो आप उसको कह रहे हो हाँ आ जाओ मेरे साथ जाग लो, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि हमने रूल्स को फॉलो ही नहीं करवाया। इनकंसिस्टेंसी है हर तरह का रवैया, जहाँ पर इनकंसिस्टेंसी होगी बच्चा उसको यहाँ पे तो माशरे में पहले माँ बाप की तरबियत होनी चाहिए, उसके बाद हम बच्चों को कहना। हमने सबसे बड़ी बात मैं कहती हूँ कि पेरेंट्स को ये अंदाजा होना चाहिए कि ये जो आपके हाथ में चीज़ है ये बच्चे के लिहाज से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारा बच्चा इस टाइम तो इवन तो हमारी यूथ जो है एडोलसेंस के बहुत सारे मसाइल आते हैं हमारे पास। हमारी जो यूथ है या हमारे बच्चे हैं वो ओवरलोडेड हो चुके हैं इन्फॉर्मेशन से, ओवरलोडेड हो चुकी हैं सेंसरी इन्फॉर्मेशन से, और इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन में उनको नहीं समझ आ रही कि क्या करना है। तो यहाँ पर हमें उनको साथ गाइडेड के तौर पे रहना चाहिए, बजाय कि हम एज अ जज बन जाएं उनके कि ये तुम गलत कर रहे हो, ये तुम ठीक कर रहे हो, ठीक है। और ये चीज़ वो होती है जिसमें पेरेंट्स जो होते हैं कंपैरिजन स्टार्ट कर देते हैं, और उनको ब्रेन गुड और बैड को नहीं जानता, ठीक है। हमारा ब्रेन जस्ट हमारे पैटर्न्स को फॉलो करता है। हम जो पैटर्न इख्तियार करते हैं वो ब्रेन के उसी वक्त न्यूरॉन्स जो है वहीं की ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं। अगर हम बच्चे को गुड और बैड दे रहे हैं कि तुमने गलत किया और उसने ठीक किया और देखो उसके नंबर कितने ज़्यादा हैं, ठीक है, रिकग्नाइज नहीं करते। रिकग्नाइजेशन इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी सुबह मैं एक रिसर्च पढ़ रही थी जिसमें मैं बताया हुआ था कि जो लोग मोटिवेट नहीं हो पाते किसी एक चीज़ को करने में या अपनी पोटेंशियल को यूज़ नहीं कर सकते, उनकी जो चाइल्डहुड में जो सबसे ज़्यादा चीज़ देखी गई वो यही थी कि उनको रिकग्नाइज़ नहीं किया जाता था, उनको अप्रिशिएट नहीं किया जाता था। तो अपने बच्चों को छोटी छोटी चीज़ों पर अप्रिशिएट करें। इसमें हम एक छोटी सी एक टोकन इकॉनमी की एक थेरेपी यूज़ करते होते हैं। उसमें हम एक प्लान बनाते हैं। इट्स लाइक सेम जैसे आप इन ड्राइव करवाते हैं, इन ड्राइव के ऊपर आप स्टार देते हैं, उसके रवैये के ऊपर, उसके गुड कम्युनिकेशन के ऊपर आप 5 स्टार दे देते हैं, 4 दे देते हैं। सेम लाइक बच्चे के साथ भी हम इसी तरीके की चीज़ें यूज़ करते हैं, जिससे उसका बिहेवियर जो होता है वो फिर बेहतर होना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो हो गई आपके प्रोफेशनल से। अब आप मुझे ये बताइए, ज़िंदगी में कभी ऐसा कि मैं इस फील्ड में मुझे ये नहीं ये होना चाहिए था, कभी एहसास हुआ?
देखें, जितना इंसान आगे बढ़ता है ना उसके अंदर वो चीज़ तो आती है, एक नेचुरल चीज़ है कि मैं अब और हासिल करूं, अब मैं और हासिल करूं। लेकिन जो मुझे सिखाने वाले थे उन्होंने हमेशा ये कहा था कि ये देखो कि कहाँ से चले थे और कहाँ पहुँचे हैं। वो बेशक डिस्टेंस इतना सा है, उसको मानना, उसको रिकॉग्नाइज करना, वही वाली बात की रिकॉग्नाइजेशन आपको खुद भी देनी पड़ती है अपने आप को, ठीक है। तो बजाय कि अपने ऊपर स्ट्रेस रखना कि मुझे और हासिल करना है, जो हासिल किया हुआ है उस पर खुद को पहले ज़रा शाबाश कर लें। हाँ, उसको पहले अच्छे से अपने लिए शाबाश कर लें, उसको अपने अच्छे तरीके से उसको रिकॉग्नाइज कर लें, अपने लिए खुद ताली बजा लें। मैं आपको एक चीज बताऊं, हमारे माशरे में एक ये बड़ी बड़ी गलती है कि जब मैं देखती हूँ ना कि मुझसे फला बंदा आगे चला गया, तो मुझे लगता है ये ब्रेन का कोई है इसमें सीन के मैं देख नहीं सकती। मैं कहती हूँ अगर वो कर रही है तो मैंने भी करना। मुझे ये नहीं पता कि ये चीजें मेरे अंदर हैं, ये क्वालिटीज हैं, ये टैलेंट है, मैं उसको नहीं देखूंगी। मैं कहूंगी ये फला बंदी मेरे से आगे चली गई है तो क्यों चली गई है, मुझे भी करना है। उतना नहीं मैं कर सकती लेकिन इससे कम भी नहीं मैंने करना। तो ये चीजें क्या हैं? देखें, ये भी वही वाली चीज़ है कि चाइल्डहुड से हमें क्या सिखाया जाता है, वही वाली बात जो मैंने कहा, कंपैरिजन, ठीक है। कंपैरिजन जो हम अपने बच्चों को सिखाते हैं ना, ये हम उनके साथ जुल्म करते हैं। उनको बताते ही नहीं है कि आपके अंदर क्या क्वालिटी है, ठीक है। वही वाली बात है कि आप अपने बच्चे को अप्रिशिएट नहीं ना, उसको सिखाते ही नहीं है हम कि खुद को अप्रिशिएट भी करना है। और मैंने अक्सर मदर्स को देखा, 4 लोगों में बैठे होते, अगर बच्चे के मार्क्स अच्छे भी हैं ना, 20 में से फॉर एग्जांपल 18 भी आ गए हैं, तो कह रही होती है सबके सामने अपने आप को वो करने के लिए ना, तुम्हारे 2 नंबर क्यों कम, हाँ जी, तुम्हारे क्यों आए हैं, वो ताकि फील हो कि इसकी माँ कितनी केयर करती है। जबकि उनको ये समझ नहीं आ रही होती कि आप बच्चे को अप्रिशिएट करने की बजाय इस तरह कर रही हैं, वो आगे कैसे बढ़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर उसके 10 नंबर भी आ गए तो आप उसको अप्रिशिएट करें, बेटा इससे ज्यादा उसको होगा कि मैंने इससे बेहतर करना है। तो उसका कहना 18 लेके भी तो मेरी माँ बातें कर रही है, ऐसा नॉट इनफ वाले अडल्ट बन जाते हैं, ठीक है। ऐसा अडल्ट बन जाता है जो फिर जो भी कर ले वो यही कहेगा नॉट इनफ, ठीक है। वो अपने ऊपर प्रेशर लेना स्टार्ट कर देगा, इट्स नॉट इनफ। वो खुद का कंपैरिजन स्टार्ट कर देगा। एक हमारी प्रॉब्लम आती है, एक डिसऑर्डर होता है, इसको फाइब्रोमिल्जिया कहते हैं। इसमें ये होता है कि इमोशंस, पेन जो होती है ना, वो बॉडी में स्टोर होना स्टार्ट कर देती हैं, क्योंकि ब्रेन हमारा इमोशन पेन को भूल जाता है लेकिन हमारी बॉडी काफ़ी अर्से तक नहीं भूलती, ठीक है। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं जब अडल्ट में बनते हैं ना, तो उनको मोस्टली फाइब्रोमिल्जिया की शिकायत हो जाती है, क्योंकि वही वाले इमोशंस, वो रिकग्नाइजेशन नहीं हुई हुई, खुद को पहचान नहीं रहे, तो वो बॉडी पेन आना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। वो उठते हैं, अब यहाँ पे पेन हो रही है, कंधों में पेन हो रही है, नेक पे पेन हो रही है, वो ज्यादा पीछे होती है इमोशंस पे, एक्सप्रेस ही नहीं किया, खुद को कभी शाबाशी नहीं दी, ठीक है, खुद को कभी रिकॉग्नाइज ही नहीं किया, ठीक। वो जो चीजें होती हैं ना, फिर वो आगे जाके ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। कैसे खत्म होगी हमारे माशरे में? देखिए, इसमें तरबियत है कि हम खासकर जो अडल्ट हैं जिनके पास अवेयरनेस आ चुकी है, वो इस चीज़ों पे अब काम करें, अपने बच्चों पे वर्क करें, अपनी ऐसी कंडीशन खुद पे वर्क करें। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें ज़रूरत है, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट हमारे पास जनरेशनल ट्रॉमा बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हम जनरेशन ट्रॉमा में रहते हैं, हमारी फैमिली सिस्टम कुछ ऐसे हैं जिसमें हमारे जनरेशन ट्रॉमा हमें वैसे ही मिलते हैं नॉर्मली। तो ये चीज़ें हैं, इस पे काम करना। मुझे यहाँ पे ये बताइए, ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा इंसान जो आपको पसंद आया हो, या जिससे आपको ऐसा लगता हो कि इसके साथ बैठ के मैं अपनी हर चीज़ को डिस्कस कर सकती हूँ, ये मुझे बहुत अच्छा मशवरा देगा, या ज़िंदगी में इंसान को कोई ऐसा इंसान पसंद आ जाए, कभी ऐसा हुआ? देखिए, इसमें बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है। एक बताइए जिससे कि आपने सीखा हो, समझा हो, या कोई ऐसा इंसान जो आपको पसंद, या कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट कि वो उसने कुछ ऐसा किया हो कि उससे आपको हुआ हो कि अब मैं ये करके दिखाऊंगी, अब मैं ये बन के दिखाऊंगी, कभी ऐसा हुआ? अच्छा, मेरे साथ कुछ थोड़ा सा ना डिफरेंट हुआ है। मुझे जब कोई लोग चैलेंज करते हैं ना कि ये नहीं कर सकोगी, तो मैं उसको ज़्यादा करती हूँ। शायद वही वाली बात आ गई कि अडल्ट वाली। हाँ, नहीं, एक ऐसी चीज बताएं कि एक ऐसा इंसान बताया आपकी जिंदगी में जो बड़ा अहमियत रखता हो। मेरे फादर। ओके, ठीक है। मेरे फादर मेरे लिए इंस्पायरेशन भी हैं किसी हद तक, ठीक है। हाँ, उनमें बहुत सारी, क्योंकि इंसान है कोई, बहुत सारी उन्होंने डिसीजन गलत भी लिए होंगे, लेकिन एक जो रिजिलियंट पर्सनालिटी मैंने अडॉप्ट की है, मैंने अपने फादर से की है। उनको मैंने देखा है कि उन्होंने हर तरह के हालात में खड़े रहे हैं, हर तरह की कंडीशन में, आज भी इस एज के साथ भी वो हमें हिम्मत देते हैं। तो मेरे लिए मेरे फादर हैं कि वो, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, ख़ासकर लोगों को अंडरस्टैंड करने में, पढ़ने में। वो मुझे बताते होते हैं, क्योंकि वो बिजनेसमैन है, तो वो
बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करते होते थे, तो उनकी बातों से बहुत कुछ चीज़ सीखा है मैंने। उसके बाद फिर मेरे टीचर हैं डॉक्टर रफ़ी खावर, उनसे बहुत कुछ सीखा है। हाँ, वो मेरे लिए इंस्पायरेशन थे, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत समझे उंगली पकड़ के सिखाया। बाप या माँ आपको सिखा जाती है ना, उस्ताद भी बाप का और माँ का रोल अदा करते हैं, बट जो आपके पेरेंट्स आपके लिए रखते हैं ना मोहब्बत उन्स और जो सिखा देते हैं, वो जमाने में कोई आपको सिखाता नहीं सिखाता। अगर वो आपको गिरना उठना बैठना खाना पीना हर चीज वही सिखाते हैं ना, तो जिंदगी के हर कदम पे वालिदैन आपके लिए कैसी आइडियलाइज होते हैं कि वो आपके लिए एक बड़ा अच्छा रोल प्ले कर रहे होते हैं। बड़े कम लोग होते हैं जो अपने वालिदैन को अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, वरना तो वो कहते हैं हमने खुद किया ऐसा किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीजें जो है ना बड़ी जरूरी है हमारे माशरे के लिए। तो आपने बड़ी अच्छी बातें हमें आज सिखाई, हमें बताई कि आपने ये जो चीज बताई ना कि हमें पहले खुद को बदलना है। जब हम खुद को बदल लेंगे ना एज अ पेरेंट्स, तो हमें अपने बच्चों की तरबियत में तालीम में बहुत कुछ हम कर सकते हैं। क्योंकि हर चीज आप ये सोचे कि अगर मैं एकेडमी भेज रही हूँ या मैं स्कूल भेज रही हूँ या मैं उनको स्पारे पे भेज रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर चीज सीख चुके हैं या सिखा चुके हैं। कुछ तरबियत आपने खुद ने करनी होती है, खुद सिखानी होती है। तो अब कुछ सवाल मैं आपसे पूछूंगी, बड़े मजे के हैं। हमारा एक है रिपीट 5 राउंड होता है, जिसमें मैं आपसे पूछूंगी कि आपको क्या पसंद है, टी या कॉफी? टी। ओके, कितनी पी लेती हैं दिन में? 3-4 कप तो हो ही जाते हैं। डॉक्टर हो तो 3-4 हो जाते हैं। अच्छा, फेवरेट सिटी कौन सा है, लाहौर या कराची या इस्लामाबाद? इस्लामाबाद। फेवरेट कंट्री? फेवरेट कंट्री मेरा पाकिस्तान ही है, यकीन करें। वैसे और वैसे मुझे अगर देखा जाए कि मैं पाकिस्तान के अलावा अगर कहीं जाना चाहूँगी तो वो तुर्की है। तुर्की है, क्यों तुर्की ही क्यों? उसके बहुत खूबसूरती है उसके अंदर। अच्छा, क्या पसंद करती हैं, फास्ट फूड देसी फूड? देसी फूड मुझे बहुत ज्यादा पसंद। खुद बना भी लेती हैं? बहुत अच्छा बनाती हूँ, यकीन करें। एग्जैक्टली, बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इंस्टा को ज्यादा करती हैं, टिकटॉक ज्यादा जब फ्री टाइम में करती हैं, क्या करती हैं? वैसे तो मेरा ज़्यादातर फ्री टाइम चल रहा होता है फ्री रिसर्च वगैरह में, लेकिन जो मेरा टाइम होता है वो मेरा फिर इंस्टा पे ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि इंस्टा पे भी वो अपने से जो साइकोलॉजी से रिलेटेड मतलब आप उन चीज़ों को ही देखती हैं जो फील्ड में आती, कभी इंटरटेनमेंट की तरफ नहीं? इंटरटेनमेंट बहुत कम। वैसे मूवीज़ वगैरह देख लेना, कोई देख लेना, सीजन देख लेना, वो चलता रहता है। अच्छा, ज्यादा बात किस पे करती हैं, कॉल पे या टेक्स्ट पे? टेक्स्ट पे। कॉल पे क्यों नहीं? लोग मुझे नहीं, ये एक चीज़ है, जैसे थोड़ा सा मुझे एक मैनर लगता है कि आप टेक्स्ट पे पहले बात कर लो और कॉल के लिए थोड़ा सा टाइम निकालो, क्योंकि कॉल वो फोरी वाली वो मुझे नहीं पसंद। थोड़ा डिटेल में बात करनी है तो कॉल।